बिहार के एक छोटे से गांव जमुई में सुबह की पहली किरण जब झोपड़ियों पर पड़ी तो हवा में उत्सव की गंध तैर गई। बकरियों की मिमियाहट, चौपाल पर बजती ढोलक की थाप और घरों से निकलती हल्दी की महक। आज गांव की सबसे सीधी, प्यारी और खूबसूरत लड़की रिया की शादी थी। रिया मंदिर में भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े, आंखें बंद किए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। हे भोलेनाथ, आज मेरा 16 सोमवार का व्रत पूरा हुआ है। प्रभु, मेरे लिए एक ऐसा लड़का खोजना जो मुझे प्यार करे, मेरा सम्मान करे और मेरी बात को नजरअंदाज ना करे। मैं नहीं कहती कि वह बहुत अमीर हो, पर इतना जरूर हो कि हम और हमारे पास आने वाले अतिथि की बेहतर सेवा मिल सके। धन्यवाद भोलेनाथ। रिया एक गरीब मगर संस्कारी घर की इकलौती बेटी थी, जिसकी माँ खेतों में अपने पति भोला के साथ मिलकर मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। उनकी एक ही पूंजी थी और वह थी उनकी इज्जत। रिया बड़ी हो चुकी थी, इसलिए भोला ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, रिया अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसकी शादी कर देता तो अच्छा रहता। ये तो आपने मेरे मन की बात कह डाली। क्यों ना आप अपने बगल वाले गांव के अपने एक पुराने मित्र से सलाह ले, शायद उनके पास कोई अच्छा सा रिश्ता हो। हाँ, क्यों नहीं। मैं मालिक से छुट्टी लेकर कल ही अपने प्रिय मित्र रब्बी से मिलता हूँ। भोला अपने दोस्त के घर जाकर उससे मिला और अपनी बात रखी। तब भोला के दोस्त रबी ने कहा, अरे भोला, मेरे आसपास छोड़ो, बल्कि मेरा ही एक बेटा है जिसके लिए मैं अच्छी सी लड़की ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी रिया बहुत पसंद है। अब घर जाओ और शादी की तैयारी करो। मैं बारात लेकर आ रहा हूँ, और हाँ, मुझे रिया चाहिए, दहेज नहीं। चूंकि भोला बहुत ही गरीब व्यक्ति था, इसलिए वह अपनी बेटी रिया की शादी की तैयारी भी अपने समर्थ के हिसाब से कर रहा था। शादी का मंडप एक पेड़ के नीचे बांध दिया गया था। बांस की 4 बल्लियां, ऊपर चटाई का छाजन, कुछ कागज के फूल और आसपास गांव की औरतों की बनाई गई रंगोली। गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी, इसलिए गांव के लोगों ने दियों की रोशनी से उस मंडप को सजाया था। एक बहुत ही अच्छी बात आज भी गांव में देखने को मिलती है, और वह है एकजुट होकर खुशी खुशी एक दूसरे का साथ देना। मतलब लोगों की मुस्कान से पूरा आंगन ही जगमगा रहा था। लोगों में इतनी ज्यादा खुशी थी जैसे यह भोला के बेटी की नहीं, बल्कि उसके खुद की बेटी की शादी हो रही हो। बारात का स्वागत करने के लिए भी भोला के पास साधारण सी व्यवस्था थी। सिर्फ एक हार, एक पत्ते की थाली में गुलाब जल और कुछ बताशे। परंतु इधर रिया के मन में सिर्फ एक उत्साह था कि वो आज दुल्हन बनेगी, वो भी अर्जुन की। अर्जुन शहर में एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक था। अच्छे संस्कारों वाला, सीधा सादा युवक। वह रिया को बचपन से जानता था। दोनों गांव का स्कूल एक ही था, जहां बचपन में अर्जुन और रिया एक साथ पढ़ते थे। अर्जुन बाराती में दूल्हा बना, रिया की यादों में खो गया। एक पल ऐसा भी था जब रिया ने कभी अपने स्कूल में पेंसिल बांटी थी, कभी वह मेले में एक ही झूले पर चढ़े थे। कभी अर्जुन तो कभी रिया एक दूसरे को पकड़ने और हंसी मजाक में मशगूल हो जाते थे। बारात जब गांव पहुंची तो पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव के लोग, औरतें, मर्द सभी बारात देखने को उत्सुक थे। सभी लोग घर से बाहर निकल आए। जब उन लोगों ने बारात देखा तो उनमें कुछ लोगों के चेहरे उतर गए, कुछ ने व्यंग्यात्मक कानाफूसी की। बारात में गांव के 4 लोग एक टेम्पो में दूल्हे के साथ बैठकर आए थे। कुछ लोग उस टेम्पो के पीछे पीछे चले आ रहे थे। बाराती के लोग बीच बीच में हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे थे, पर उसमें न ढोल था, न बाजा, नहीं आज के जमाने के हिसाब का कोई डीजे। हाँ, उस बाराती में एक ऐसा व्यक्ति था
जो आज के जमाने से ताल्लुक रखता था, और वह था संजय डॉट, जिसे लोग संजू बोलकर संबोधित किया करते थे। उसके पास एक मोबाइल था जिससे वह एक गाना बजाते हुए आ रहा था। टेम्पो को सजाने के लिए उस पर रंगीन कपड़े टांगे गए थे और गेंदे की मालाओं से भी टेम्पो को सजाया गया था। यह सब देख लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। देखो ना, बारात ऐसे आई है जैसे सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचने आया हो। फिर खाने का समय आया। गांव के लोगों ने पूड़ी और आलू की सब्जी बारातियों को परोसने शुरू किए। बारातियों में से एक व्यक्ति तुनक गया। शायद वह अर्जुन का मौसेरा भाई था, मोनू। मोनू ने थाली में झांकते हुए चिल्लाया, अरे ये क्या है? सब्जी में तो नमक ही नहीं है। हम बारात में आए हैं, मजाक में नहीं। खाना बढ़िया होना था, ये क्या खिला रहे हो तुम? भोला के दोस्त रवि, जो अब भोला के समधी बनने को थे, उन्होंने कहा, हमें भी शर्मिंदगी हो रही है कि इनके पास थोड़ा सा नमक भी नहीं था। मेरी इज्जत पर पानी फेर दिया इसने। खाना की बुराई का जब रिया को पता चला तो उसे जैसे आग सी लग गई। उसने अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखा और फिर सीधा मंडप से उठकर बाहर चली गई। रिया ने हाथ जोड़े और विनती करते हुए कहा, अगर खाना में स्वाद नहीं था तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ, पर खाने से किसी की इज्जत नहीं तोली जाती। अगर यही शादी का आधार है तो यह रिश्ता अब नहीं होना चाहिए। अगर किसी की इज्जत रसोई के नमक से मापी जाए तो ऐसे रिश्ते में स्वाद नहीं, सिर्फ कड़वाहट मिलेगी। वहां कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रवि ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब खाने को सही करवाकर फिर से खाना परोसा जाए। अब तो खुश है ना रिया बेटा? रिया अपने होने वाले ससुर के तरफ देखी और मंद मुस्कुराहट के साथ शर्माते हुए सर नीचे झुका ली। अब सभी लोग शादी के रस्म को पूरा करने के लिए मंडप पर आ गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। संजू ने अपना मोबाइल से फोटो खींचना जारी रखा। रस्म पूरी करते हुए सिंदूर दान का समय आ गया। भोला के दोस्त रवि ने भोला से कहा, भोला, शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी है, अब केवल सिंदूर देना बाकी रहा है। तुमने लड़के को एक मोटरसाइकिल देना है और जब तक तुम मोटरसाइकिल नहीं देते मेरा बेटा सिंदूर नहीं देगा। अब तुम अपने हिसाब से देख लो। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? मोटरसाइकिल देने जैसी तो कोई बात नहीं हुई थी। शादी तय होने के समय तो तुमने कहा था कि मुझे रिया पसंद है, मुझे रिया के अलावे और कुछ नहीं चाहिए। फिर ये मोटरसाइकिल कहां से आया? मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि मैं मोटरसाइकिल दे सकूं। इसमें बोलने वाली क्या बात थी? अपने दामाद को तो लोग बिना मांगे ही मोटरसाइकिल देते हैं और फिर उस पर तुम्हारी ही बेटी बैठकर घर बाजार घूमेगी ना। पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कंगाल हो। कोई बात नहीं, तुम अभी भी व्यवस्था कर दो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, हम बाराती वापस लेकर जा रहे हैं। जब मोटरसाइकिल देने के लायक हो जाओ तो मुझे बता देना, फिर मैं सोचूंगा कि दोबारा तुम्हारे पास बाराती लाऊं या नहीं। रिया और अर्जुन ने अपने पिता को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर वे अपने जिद पर अड़े रहे। धीरे धीरे अर्जुन खुद को कमजोर पाया और बाराती लेकर वापस लौट जाने को मजबूर हो गया। बारातियों को लौटते देख संजू ने अपनी तरफ से काफी मेहनत कर अर्जुन के पिता और अर्जुन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रिया ने अपने पिता और अपनी माता को बारातियों के सामने गिड़गिड़ाते और हाथ जोड़कर बारातियों के पैर पकड़ते देखकर एक कठोर फैसला लिया। रिया ने खुद को एक कमरे में बंद कर खुद को ही समाप्त कर देने को दरवाजा बंद कर लिया। रिया की सहेली दौड़ती हुई आई। उसने कहा, सुनिए, रिया ने दरवाजा बंद कर लिया है। मुझे डर है कि रिया आत्महत्या ना कर ले। इस बात से संजू घबराया।
उसने अर्जुन के पिता को दोबारा समझाते हुए कहा। अंकल, रिया आत्महत्या कर लेगी, पाप लगेगा आपको। प्लीज अर्जुन को कहिए कि वो सिंदूर देकर रिया को अपनी पत्नी बनाए। रही बात मोटरसाइकिल की, तो वो मैं दे दूंगा। अर्जुन के पिता ने गुस्से के साथ संजू को देखा और आंखें लाल कर बोला, संजू, होश में रहो। ये मत भूलो कि तुम अर्जुन का एक मामूली सा दोस्त हो। अर्जुन की शादी में तुम अपनी मर्जी से आए हो। अर्जुन ने या मैंने तुझे नहीं बुलाया। और यह भी मत भूलो कि तुम मेरी बाराती में आए हो। तुझे मेरी तरफ से बात करनी चाहिए, ना कि दूसरे पक्ष की तरफ से। रिया एक बार मेरे घर चली गई, फिर उसका बाप मुझे कुछ नहीं देने वाला। मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर मास्टर बनाया है। कितना खर्च लगता है पढ़ाने में, ये तुझे क्या पता। आगे उसने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, अगर तुझे ज्यादा ही दया आ रही है रिया पर, तो तुम ही शादी क्यों ना कर लेते। ले जाओ इस कंगाल के टुकड़े को, समझ में आ जाएगा कि बिना दहेज के शादी करने से क्या नुकसान होता है। तुम्हारे माँ बाप घर से लात मारकर बाहर निकालेंगे, तब तुझे होश आ जाएगा। संजू एक पल के लिए डर गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। संजू को इस तरह घबराते देख अर्जुन के पिता ने फिर कहा, क्यों निकल गई ना हेकड़ी। रिया के प्रति बड़ी दया दिखा रहा था। बिना दहेज के खुद शादी नहीं कर सकते, लेकिन उपदेश देने में लगा हुआ है। जा जा अपना रास्ता देख। इसी बीच रिया की एक अन्य सहेली ने परेशान हालत में रिया के अपने गले में दुपट्टा बांध लेने की बात बताई। संजू बिना देरी किए रिया को बचाने दौड़ पड़ा। मुझे क्यों बचाया? मेरे माता पिता फिर से परेशान होंगे। मैं एक लड़की हूँ। मेरे दरवाजे से बारात लौट चुकी है। अब भला कौन मुझसे शादी करेगा? संजू ने सांत्वना देते हुए कहा, रिया, तुम्हें मैंने लोगों को खाना में नमक ना होने पर समझाते हुए देखा था। मुझे लगा कि तुम बहुत ही समझदार हो, पर तुम आत्महत्या भी करने पर आ सकती हो, ये नहीं सोचा था। रही बात तुमसे शादी करने की, तो अगर मैं तुझे पसंद आऊं तो तुम मुझसे। तुम तो मेरे सामने मेरे भगवान बनकर आए हो। एक पल भी और देर होती तो मैं इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती। मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी भला और कहाँ मिलेगा। मैं तो तुझे अपने पति के रूप में पाकर धन्य हो जाऊंगी, पर मेरे माता पिता की मर्जी के बिना बिल्कुल नहीं। संजू रिया के पिता और माता के तरफ मुखातिब होते हुए हाथ जोड़कर कहा, अंकल, मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ, पर रिया आप लोगों की मर्जी के बिना मुझसे शादी नहीं करेगी। रिया की ये बात मुझे बहुत पसंद आई। आप चाहें तो मुझसे मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। भोला ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटे, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। तुम गरीब रहो या अमीर, पर मैं इतना समझ चुका हूं कि तुम रिया को हमेशा अपनी पलकों पर बैठा कर ही रखोगे। अगर रिया तुझे पसंद है तो मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं, पर मैं बहुत ही गरीब हूं। मुझसे मोटरसाइकिल। अरे नहीं अंकल, मुझे सिर्फ रिया चाहिए। सभी लोगों के चेहरे खिल उठे। रिया की शादी के लिए पंडित जी ने फिर से सारा विधान करवाकर सिंदूर दान करवाए। इस घटना से अर्जुन और उनके पिता आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर संजू के बारे में उसके माता पिता को गलत मिर्च मसाला के साथ समाचार भिजवा दिए। संजू के माता पिता तुरंत गाड़ी निकालकर भोला के पास पहुंच गए। संजू अपने माता पिता को देखकर सकपका गया। फिर वह बाराती और रिया द्वारा आत्महत्या के प्रयास से जुड़ी सारी कहानी एक ही सांस में बता दिया। यह सब सुनने के बाद संजू के माँ बोली, संजू, तुमने आज मेरा सीना गर्व से भर दिया है। मैं तो समझती थी कि तुम न समझ हो, पर नहीं, ऐसा नहीं हो तुम। जो मेरे लाल। मेरे बेटे, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आज तुमने जो किया है ना, उसके वजह से मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इतनी अच्छी लड़की तुझ नालायक को मिली है। जरूर इसमें भोलेनाथ की कृपा शामिल होगी। मुझे भी रिया बहुत पसंद आई। रिया के तरफ देखते हुए उन्होंने आगे कहा, पर रिया बेटा, हमारा जीवन भगवान शिव का एक वरदान है। उन्होंने ही हमें जन्म दिया है।
मतलब मेरा शरीर मेरा नहीं, ईश्वर का है। अगर हम आत्महत्या कर उसे मिटा देते हैं तो यह ईश्वर का अपमान है। मृत्यु तो सत्य है ही, जब आना होगा उसका स्वागत करेंगे। रिया ने संजू के पिता और माता मतलब अपने सास ससुर के पैरों पर गिरकर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने आत्महत्या का रास्ता चुनकर जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे और भगवान भोलेनाथ से माफी मांगती हूँ और आप लोगों से वादा करती हूँ कि आगे चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, मैं हिम्मत से उसका सामना करूंगी। संजू की माँ रिया को गले से लगा ली। जब रिया अपने ससुराल पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संजू का शहर में एक आलीशान बिल्डिंग था। संजू के घर में सोफा, चादर, लाइट, झूमर, टीवी, फ्रीज, एसी इत्यादि इत्यादि सब कुछ मौजूद थे, या यूं कहें कि आज के आधुनिकता से भरपूर। अब जब भी उन दोनों का सालगिरह आता है तो वे एक नमक की डिब्बी जरूर खरीदते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, इसके बिना स्वाद कहाँ है जीवन का। निवेदन पूर्वक कहना है दोस्तों, अगर आप हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही, परंतु मंदिर जरूर जाइए। विश्वास रखिए, आप निराश नहीं होंगे। मंदिर भगवान का दरबार है और उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। जय भोलेनाथ।